10 के रसायन शास्त्र में धातु और अधातु में अंतर बताने के लिए क्वेश्चन आता है। तो धातु और अधातु में अंतर दो प्रकार से अंतर निकाले जाते हैं, एक भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर देखते हैं धातु और अधातु। तो भौतिक गुण के आधार पर यानी कि वैसा गुण जो परिवर्तित हो जाने के बाद पुनः वापस आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। पुनः वापस आ सकता है, इसे भौतिक गुण कहते हैं। जैसे नंबर 1, चमक होती है धातु में, अधातु में चमक नहीं होती। धातु विद्युत धनात्मक होता है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु तन्य होता है, आघात वर्धनीय होता है, परंतु अधातु तन्य नहीं होता, आघात वर्धनीय नहीं होता, टूट जाता है। अब जरा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु। धातु परमाणु धनायन होता है, बनाता है, और अधातु परमाणु ऋणायन बनाता है। दूसरा नंबर, धातु ऑक्साइड भास्मिक होता है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु तनु अम्ल में घुलकर H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अधातु तनु अम्ल में घुलकर अभिक्रिया नहीं करता है। अगला नंबर, सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। धातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु अधातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके संयोग करके हाइड्राइड बनाता है, जबकि धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता। यही अंतर है। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर बताएं तो ये दोनों बताएंगे, और आ जाए क्वेश्चन कि धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर बताएं तो ये लिखा जाएगा। इसमें आप चाहें तो समीकरण लिख सकते हैं, तत्काल यही ठीक है 2 नंबर के लिए, और दोनों अगर रहेंगे तो 5 नंबर के लिए हो सकता है। वर्ग 10 में बायोलॉजी में आने वाले क्वेश्चन जो अंतर के रूप में आते हैं उसको गौर करेंगे, और किस तरह हम लोग अंतर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, तो चार्ट इस तरह लिखेंगे, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद नंबर देंगे, इधर भी नंबर देंगे। नंबर 1, एक जटिल पादप संवहन उत्तक है। फ्लोएम में है एक जटिल संवहन उत्तक है। जाइलम में दूसरा है, इसका निर्माण पादप कोशिकाओं द्वारा होता है। जाइलम का निर्माण पादप कोशिकाओं द्वारा होता है, परंतु फ्लोएम का निर्माण सिर्फ कोशिकाओं द्वारा होता है। जाइलम में क्रमशः वाहिनी का जाइलम मृदुतक एवं जाइलम तंतु कोशिकाओं द्वारा होता है, और फ्लोएम में क्रमशः चालिनी नली, सखी कोशिका, फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम तंतु होते हैं। जाइलम में 3 निर्जीव कोशिकाएं जैसे वाहिनिका तथा तंतु, ये 3 निर्जीव कोशिकाएं होती हैं। इसमें फ्लोएम में निर्जीव कोशिका केवल फ्लोएम तंतु ही होता है, बाकी इसमें निर्जीव कोशिका नहीं होता। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट है। ये 4 नंबर का आता है, या दोनों मिला के 5 नंबर का आ सकता है, या फिर 2 नंबर में भी आता है। अब जरा गौर करेंगे, धमनी और शीरे में अंतर। धमनी नंबर 1, हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है, और शीरा अंगों से हृदय की ओर आने वाली रक्तवाहिनी है, जिसे शीरा कहते हैं। दूसरा नंबर, धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी और लचीली होती है।
इधर दूसरा नंबर, शिरा की आंतरिक भित्ति बिल्कुल पतली होती है। अगला नंबर, धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अन्य अंगों की ओर होती है, और शिरा में रक्त का बहाव अंगों से हृदय की ओर होता है। ये जाइलम और फ्लोएम, धमनी और शिरा में अंतर, ये स्पष्ट करने के लिए अगर दोनों आए तो 5 नंबर का आ सकता है, या फिर 2-2 नंबर का आ सकता है, इसलिए अंतर को याद रखेंगे। वर्ग 10 भौतिकी, इसमें देखेंगे कि अंतर नहीं बल्कि दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी चार्ट बना के लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बगैर चार्ट बनाए भी लिख सकते हो, तो उतना नंबर भी मिल सकता है, उतना नंबर बिल्कुल अवश्य मिल सकता है। नंबर दे देके कि ये क्या है, जैसे अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें, तो आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उत्तल दर्पण का उपयोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस तरह चार्ट बना के भी लिख सकते हैं। तो याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, और लिखने का तरीका आप जिस तरह मुनासिब समझे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण नंबर 1 हजामत बनाने में किया जाता है। नंबर 2 आँख, नाक, दांत, कान के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है देखने के लिए। तीसरा नंबर, टेबल लैंपों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये 3 काफ़ी है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे, लैंपों में किया जाता है, जो लैंप बनाया जाता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 वाहनों की जो साइड मिरर होती है, बगल वाली मिरर होती है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। तीसरा नंबर, प्रकाश प्रसार में किया जाता है, अगर प्रकाश को दूर तक फैलाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंसों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि कौन लेंस है बगैर छुए। तो अगर लेंस को बारी बारी से देखते हैं, बारी बारी से किसी अक्षर को देखते हैं, या लेंस के आगे उस अक्षर को ले जाते हैं, लिखे हुई चीज़ को ले जाते हैं और ले जाके उसके देखते हैं कि क्या डिफरेंट होता है, तो उस डिफरेंट के अनुसार हम चूज करते हैं कि वो क्या है। जैसे यदि अक्षर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वह उत्तल लेंस है। वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वह उत्तल लेंस है। यदि वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह अवतल लेंस है। और अगला नंबर, यदि अक्षर वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह कांच की प्लेट है। इस आधार पर हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका एक नंबर ये क्वेश्चन भी आता है, मान लीजिए अगर लिखा कि वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है कौन लेंस होता है, टिक मारना है तो भी मार सकते हैं इसके अनुसार। यदि कहे कि अक्षर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है तो वह कौन लेंस है, टिक मारिए, चिन्ह लगाइए, तो भी इस आधार पर आप दे सकते हैं। यदि कह दे कि वास्तविक आकार के बराबर होता है तो समझिए कि कांच की प्लेट ही उसका सही उत्तर होगा। इस तरह याद कर लेंगे तो आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इससे संबंधित या इस तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे उसको आप आराम से हल कर सकते हैं।